नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। स्वागत है आपका फ्यूचर अकेडमी में। आज मैं साइंस सब्जेक्ट का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 9 का 4th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। अगर मैं आपको आपकी भाषा में बताऊँ तो दुनिया में हर चीज़ मास है, हर चीज़ के पास मास है, हर चीज़ मैटर से बनी हुई है, हर चीज़ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आपको दिख भी रही है कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। लेसन स्टार्ट करते टाइम पे जो पहला सवाल है इसमें, व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए, अपने कुछ सेंटेंस लिख के दिए थे उसने अपने वक्त पे। तो वो हम देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था उन्होंने बोला था, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर बेसिकली देखा जाए तो एटम से बनी है। जो उसका एकदम बेसिक पार्ट है, जो उससे छोटा और कुछ नहीं है, वो एटम है। दूसरा पॉइंट, atoms cannot be created, divided, or destroyed during any chemical or physical change। तो ऐसा है कि इन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा कि दुनिया में जितने भी एटम की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सब्सटेंस बेसिकली एटम से बना है, और उस एटम के और सब डिवीज़न में और भी कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब आप उसको फिज़िकली, दैट मीन्स हीट करना, या फिर फिज़िकल दैट मीन्स कलर चेंज करना, टेम्परेचर के बेसिस पे कोई चीज़ करना, प्रेशर बढ़ाना घटाना, ये सब फिजिकल चेंज है। आप फिजिकली उसके अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। केमिकली दैट मीन्स आप किसी चीज़ से उसको रिएक्ट करा रहे हो, आप फिजिकली या केमिकली उसको चेंज नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, ईच एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ द एटम्स। आप अगर हाइड्रोजन की बात करोगे, पूरे हाइड्रोजन में सिर्फ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। आप आयरन की बात करोगे, पूरे आयरन में आपको सिर्फ आयरन मिलेगा, आयरन के ही एटम्स मिलेंगे। और भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये जस्ट जनरल क्वेश्चन उसने पूछा था स्टार्टिंग में। हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। कंपाउंड्स तब बनेंगे अगर मैं एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करूँ। किसी भी एलिमेंट्स को मैं अगर केमिकली कंबाइन करूँ, रिएक्शन करूँ, या खुद वो रिएक्ट होते हैं, तब जाके कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉल्ट। बेसिकली सॉल्ट वो है जो आप खाते हो घर में, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में सॉल्ट बहुत सारे हैं। तो अलग अलग सॉल्ट होते हैं, बट आपके जो घर में सॉल्ट है NaCl है। दूसरा है, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहला सॉल्ट था, दूसरा स्लेक लाइम। आप स्क्रीन पे देख सकते हो वाटर का, लाइम का, लाइमस्टोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले के वक्त में जब केमिकल रिएक्शंस को देखा जाता था, पढ़ा जाता था, तो जितने कम केमिकल रिएक्शंस रहते थे उतनी कम दिक्कतें आती थी उनको स्टडी करने में। बट जैसे जैसे वक्त बढ़ा, रिएक्शंस अलग अलग देखे गए, और ये भी पाया गया कि उनमें कुछ रूल्स है जिसके मुताबिक वो एक जैसे तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं, एक जैसे केमिकल्स एक जैसे तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं। वो उस वक्त के लिए ठीक थे और बाकायदा अच्छे तरीके से अप्लाई भी होते थे। तो उन लॉज को जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान देखे जा रहे हैं कि हाँ, ये फॉर्मेट में या ये रूल के हिसाब से वो हो रहा है, तो उनका नाम दिया गया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में एक पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट of a reactant is same as the total weight of the product formed due to the chemical reaction, and this is called the law of conservation of matter। कंजर्वेशन मतलब वो चीज़ ख़त्म नहीं, बची हुई है। जितना टोटल वेट रिएक्टेंट का था, पहली बात आपको अगर नहीं पता है तो डीपली, तो जो रिएक्ट आप जिस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्टेंट बोलोगे, उनसे जो मिला आपको उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। आपके स्क्रीन पे एक और चीज़ आपको दिखा रही होगी कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। दोनों को आपने रिएक्ट किया, आपको क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उसके बावजूद रिएक्शन के पहले उनका टोटल वेट कितना था, 300.23 ग्राम, और उसके बाद भी कितना है, 300.23 ग्राम। ऐसे ही और भी रिएक्शंस हैं जिनमें A+B दैट मीन्स जो भी रिएक्टेंट की मटेरियल्स है, जो भी मैटर है,
वो जब रिएक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे बी बनाए, चाहे सी बनाए, चाहे डी, चाहे सी प्लस डी, हो सकता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस, या दो से ज़्यादा हो सकता है कि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दे, दो प्रोडक्ट दे, जो भी दे, बट जो भी मास होगा, सम होगा, सम दैट मीन्स टोटल सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट, वो किसके बराबर होगा? टोटल सम ऑफ द मास ऑफ अ प्रोडक्ट, या दैट मीन्स आप बोल सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये भी बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। आपने आइंस्टाइन का इक्वेशन सुना होगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उनके मुताबिक किसी भी रिएक्शंस में आमतौर पे देखा जाए तो आप मैटर को एक्सचेंज होते हुए देखते हो, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्शन होने के वक्त हीट भी बाहर निकलती है। दैट मीन्स रिएक्शंस हो रहे हैं, बट प्रोडक्ट बनने के टाइम पे कई सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है हीट भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब कि जो मास है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन के वक्त रिएक्टेंट का जो भी मास होगा टोटल, वो प्रोडक्ट से मैच नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ऐसे रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि आपने मैथमेटिक्स में एक चीज़ सॉल्व की होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या आपने कोई चीज़ को रेशो में निकाल के देखा होगा। जो आप रेशोज पाते हो कि कोई भी इक्वेशन ये पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से चलती है, तो यहाँ जो केमिस्ट्री में ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये कहना चाहता है कि आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस को या केमिकल कंपाउंड, जो भी मटेरियल होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स, उनको आप कहीं से भी लाओ, उनको आप कहीं से भी लाओ, उनके अंदर जो एलिमेंट पार्टिकल होते हैं, उनका जो मास का रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आपको मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ जो बुक में आपके लिखा हुआ है। द प्रपोर्शन बाय वेट of a constituent element in various sample of a compound is fixed। अब एक सैंपल इसने दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर। ये कहता है अगर मैं मानता हूँ कि 8 हिस्सा किसका है ऑक्सीजन का मास के हिसाब से, तो एक हिस्सा किसका होगा हाइड्रोजन का मास के हिसाब से। और उसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिया, जिसमें वो बोल रहा है 8 हिस्सा मैं ऑक्सीजन का मानता हूँ, 3 हिस्सा किसका मानता हूँ कार्बन का। अब यहाँ जो स्टेटमेंट इसने बोला है कि मैं केमिकली कंपाउंड जो भी होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनको मैं कहीं से भी लाऊं। दैट मीन्स अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर की, हाँ, मैं समुंदर से लाता हूँ, मैं बारिश के पानी से लाता हूँ, मैं चाहे नल का पानी लूँ, तीनों में जो उनका वेट का प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा? 1:8। देखो भाई, अगर आप मैं समुंदर का पानी लाता हूँ तो मैं सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ, हाँ, वाटर दैट मीन्स H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है आप किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी लाओ, उनका जो भी केमिकली प्रोपोर्शन होगा एक दूसरे से बॉन्ड बना के, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी उनका मास है, उनके अंदर जो एटम्स हैं, अगर वाटर की बात करता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका जो प्रोपोर्शन है 1:8 है। दैट मीन्स अगर मैं एक बाल्टी पानी लेता हूँ उसमें 8 हिस्सा किसका है ऑक्सीजन का है, तो एक हिस्सा किसका है हाइड्रोजन का। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एटम के ऊपर है, जिसमें फ़िलहाल तो मैं साइज़ और मास देखूंगा। पहले देखता हूँ साइज़ ऑफ एटम। एटम का आपको एक जनरल स्ट्रक्चर माइंड में लाना है। जनरल स्ट्रक्चर जो आपने देखा होगा कि सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, और आजू बाजू कौन इवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। रेडियस मतलब सर्कल के आप सेंटर से जो आउटर मोस्ट लाइन होती है, सर्कल होता है, वहाँ तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, एक लाइन को आप रेडियस बोलते हो। The atomic radius of an isolated atom is the distance between nucleus of an atom and its outermost orbit। मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर जो आपने सोचा कि एक एटम है, सर्कुलर स्पेरिकल आपने बनाया है, स्पेरिकल
सेंटर में उसके क्या है, न्यूक्लियस, और जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन जहाँ तक रिवॉल्व कर सकते हैं उसको आपने बोला ऑर्बिट। तो जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का, आउटर मोस्ट सबसे लास्ट की ऑर्बिट का, उसको आपने बोला उसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कौन से स्केल पे डिटरमाइन होती है, कौन से स्केल पे मानी जाती है? नैनोमीटर के स्केल पे। अगर मैं 1 मीटर को 10⁹ से डिवाइड करूँ तब जाके मुझे मिलता है 1 नैनोमीटर। आपको अलग अलग स्केल दी गई है। अगर मैं एक हाइड्रोजन आइटम की साइज बोलूँ तो 10⁻10 वाटर मॉलिक्यूल की साइज बोलूँ तो 10⁻9 और हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन दैट मीन्स आपके बॉडी में होता है हेमोग्लोबिन, बायोलॉजिकल केमिकल है, उसका जो साइज़ है 10⁻8 अब आता हूँ मैं द मास ऑफ एन आइटम पे। तो मास ऑफ एन आइटम पे फिर से आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि सेंटर में क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल दैट मीन्स आप नहीं भी मानो तो भी चल जाएगा। जो उसका मेन पोर्शन है मास के रिलेशन में, वो उसका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसलिए हम ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि जो भी आप एटॉमिक मास निकालते हो तो आप बोलते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पहले मास को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए अलग अलग एलिमेंट को हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था। तो ये जो वर्ड आया है रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, तो अगर मैं हाइड्रोजन को रेफरेंस मानता हूँ तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 14। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मास है उसको अगर मैं 14 टाइम्स देखूँ तो किसके बराबर है, नाइट्रोजन के मास के बराबर। ये चीज़ ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाई। आने वाले वक्त में कुछ दिक्कतें आने लगी जिसकी वजह से कार्बन को रिलेटिव मास के लिए यूज़ किया गया और ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस आइटम बना। कार्बन का कौन सा आइटम? कार्बन का वो एलिमेंटल आइटम जिसका मास कितना होता है, 12। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट चाहिए तो मैं कार्बन 12 के मास को डिवाइड करूँगा किससे, 12 से, तो मुझे मिलेगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट आप डाल्टन भी बोल सकते हो आज के वक्त में। तो आपका डाल्टन होता है 1 U, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1.6605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg। और ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो यूनिट है। आपके स्क्रीन पे अलग अलग मास दिए गए हैं, आप देख सकते हो। आगे चल के मैं बात करता हूँ केमिकल सिंबल्स पे। तो केमिकल सिंबल पहले बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी सिंबल्स को पहचानने में। बट जब तक एलिमेंट या जब तक आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कम थे तो तब तक तो बहुत इजी था कि भाई ठीक है इसको मैं ये सिंबल दे देता हूँ, एक को मैं सर्कल बना दूंगा, किसी को मैं सर्कल में डॉट करके कुछ भी बना दूंगा। बट आने वाले वक्त में ये सब बहुत दिक्कतें देने लगी। तो IUPAC ने क्या किया, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर रूल बनाया। जिस रूल के मुताबिक अब सिंबल में कैसे लिखता हूँ, किसी भी एलिमेंट का जो नाम होता है उसका पहला लेटर लूँगा। अगर वो लेटर रिपीट हो रहा है या फिर किसी और एलिमेंट में यूज़ हो चुका है तो पहला लेटर लूँगा और उसके पूरे नाम में से कोई भी दूसरा लेटर लिखूँगा, बट दूसरे वाले को मुझे स्मॉल में लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वक्त आप क्या करते हो, कैपिटल NN लिख दिया आपने, कैपिटल N। सोडियम लेता हूँ अब मैं, सोडियम का देखिए दूसरा नाम है नाइट्रियम, नाइट्रियम में भी N आ रहा है। बड़ी दिक्कत हो गई भाई। अब ऐसे वक्त में क्या करोगे, नाइट्रोजन का आपने N ले लियो तो ठीक है, आप इसको आप नाइट्रियम में क्या करोगे, नाइट्रियम में भी N लोगे बट उसके नाम में से दूसरा लेटर लोगे जो स्मॉल लिखोगे। तो आपने नाइट्रियम में से एक और लिया लेटर A और उसको लिख दिया Na, कैपिटल N स्मॉल a। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कार्बन है, कार्बन C हो गया। कॉपर के लिए आपने क्या कर दिया, C यूज़ किया और C के साथ U स्मॉल में यूज़ किया आपने। नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
तो भाई पहले मॉलिक्यूल समझ लो। एक पूरी बिल्डिंग है, अगर मैं बोलता हूँ इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ईंटें, इसके ब्रिक्स, ब्रिक्स को बोल सकता हूँ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल्स में अगर वाटर की बात करता हूँ, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट है जो NaCl, अलग अलग सॉल्ट KCl, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? एलिमेंट दैट मीन्स प्योर फॉर्म, उसको और तुम सब डिवाइड नहीं कर सकते हो। जो आपके एलिमेंट्स में आपने देखा होगा, हीलियम, आर्गॉन, और भी ऐसे हैं जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है, दैट मीन्स, और वो खुद से भी बॉन्डेड नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखोगे H2, एक हाइड्रोजन दूसरे से बॉन्डेड कम से कम है। और हीलियम वगैरह में आप देखोगे ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद में भी बॉन्डेड नहीं होते हैं। ये He2 नहीं होते हैं, सिर्फ He होते हैं। तो ये होते हैं मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन होता है डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, नाइट्रोजन होता है डायटोमिक। ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल, इसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं। वाटर में जो मैंने बोला, एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, NaCl, सोडियम है, क्लोरीन भी है, HCl, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, KNO3, पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये रहे कुछ मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट के और कंपाउंड के। डिफरेंस ये था, एलिमेंटल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद के ही होते हैं, और कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं कोई एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए।